नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट और दोस्त। आज हम आए हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके के चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जेनेटिक क्रॉसओवर, सिकल ट्रेट, सिकलिंग क्या है, वेसोअकल्शन क्या है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड हाउ टू डील इन सिकल सेल एनीमिया इन प्रेगनेंसी, उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। सिकल सेल डिसीज क्या होती है उसके पहले अपने को जानना पड़ेगा कि सिकल सेल होता क्या है। तो जो ये वर्ड है सिकल सेल, इसकी मीनिंग हो जाती है जो आरबीसी का सेल है वो जनरली बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर में रहता है। ये 2D दिखाने के कारण इधर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पर बाइकॉन्केव आरबीसी का स्ट्रक्चर जब सिकल शेप, ये सिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिकल इंस्ट्रूमेंट शेप जैसा जब आरबीसी का स्ट्रक्चर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं सिकल सेल आरबीसी। और ये जो रहता है ये ब्रिटल हो जाता है, इजीली डिस्ट्रॉयड रहता है, जिसके कारण एनीमिया होती है। सिकल सेल इज एन जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ऑल्सो इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सिकल सेल डिसीज जो होती है ना, वो होती है कॉज बाय डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है जो कि 4 पेप्टाइड चेन का बना हुआ रहता है, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन, 2 बीटा ग्लोबिन चेन, और ये चारों जो चेन्स है ये बॉन्ड करते हैं हीम ग्रुप में। यानी ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये चारों ज्वाइन है। तो इधर हीम आता है, इधर हीम आता है, इधर हीम आता है और इधर हीम आता है। ये चारों ऐसे बॉन्ड करते हैं हीम ग्रुप के साथ। और नॉर्मल रहा तो उसको हम HbA बोलते हैं, और सिकल सेल्ड रहा तो उसको HbS बोलते हैं। हमने देखे अभी 2 चेन्स होती है, 2 अल्फा ग्लोबिन की, 2 बीटा ग्लोबिन की चेन। जो बीटा ग्लोबिन की चेन रहती है डिफेक्टिव रहती है। ये डिफेक्टिव कैसे होती है? ये मिसशेपन हो जाती है। मिसशेपन होती है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ HBB जीन, और इस मिसशेपन होने के कारण ये रिजल्ट करती है सिंगल ग्लूटामिक एसिड टू वैलेंट सब्स्टिट्यूशन। यानी जो चेन है, ये जो चेन है प्रोलाइसिन ग्लूटामिक एसिड, इसमें ये ग्लूटामिक एसिड की जगह एक वैलेंट का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और ग्लूटामिक जो रहता है वो एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस रहता है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज रहती है। वेलिन जो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया है वो हाइड्रोफोबिक रहता है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज रहती है। उसके कारण जो मिसशेपन रहती है, मिसकम्युनिकेशन रहता है, उसके कारण हीम बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो सकती। और जो नॉर्मल प्लस ये नॉर्मल हो गया और ये एबनॉर्मल चेन का मिक्सचर हो गया। इन नॉर्मल और एबनॉर्मल चेन के मिक्सचर के कारण, जो नॉर्मल और एबनॉर्मल चेन का मिक्सचर के कारण होती है, इसके कारण सिकल सेल ट्रेट होता है। अब सिकल सेल ट्रेट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। सिकल ट्रेट देखने के पहले उसका जेनेटिक डिसऑर्डर देख लेते हैं, जेनेटिक क्रॉसओवर देख लेते हैं कि कैसे मेल कैरियर है या मेल अफेक्टेड है, फीमेल कैरियर है, फीमेल अफेक्टेड है, या दोनों अफेक्टेड है। और उनका जब जेनेटिक क्रॉसओवर होगा तो क्या आउटपुट होगा? वो एक करियर होगा या अफेक्टेड होगा। और उस जेनेटिक क्रॉसओवर के बाद ही हम सिकल ट्रेट समझ पाएंगे। अगर म्यूटेशन बोथ जीन्स में है, जैसे ये आप पन्नेट स्क्वायर में देख सकते हैं कि ये फीमेल है ये, और ये 2 अफेक्टेड है, XC ये करियर है। ये मेल है, ये भी अफेक्टेड है, XC/Y। तो जो आउटपुट आ रहा है XCX, XCY। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि चारों ऑफस्प्रिंग्स जो है ये अफेक्टेड है, यानी इन चारों में सिकल सेल होने के 100% चांसेस है। पर अगर म्यूटेशन कोई एक क्रोमोसोम में रहा, जैसे इधर जो म्यूटेशन है ये दोनों क्रोमोसोम्स में है, अगर एक में रहा तो जो आउटपुट आएगा उसमें ये जो आता है ये XC, ये जो आउटपुट आएगा XCX, ये आएगा नॉर्मल बट करियर, क्योंकि इसमें C फॉर करियर है। और इसको हम बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट में क्या होता है, जो पेशेंट रहता है वो हेल्दी रहता है, लिविंग रहता है, उसकी एज भी कोई डिक्रीज नहीं होती है। नॉर्मल सिकल सेल वालों की एज 42 to 47 रहती है, पर ये करियर रहते हैं और ये सिकल की ट्रेट्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके कारण इनको रिगरस एक्सरसाइज, रिगरस एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही तकलीफ होती है,
नॉर्मली, नहीं तो ये आप और हम जैसे अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। अब हम देखेंगे सिकलिंग। सिकलिंग क्या होती है, कैसे होती है और उससे क्या होता है, ये जानने के लिए पहले हम फिर से वापस आएंगे बेसिक्स पे। दो ग्लोबिन अल्फा ग्लोबिन चेन होती है, दो बीटा ग्लोबिन चेन रहती है। बीटा ग्लोबिन चेन म्यूटेटेड हो जाती है, और ये जब म्यूटेटेड और नॉर्मल चेन मिक्स होती है और फॉर्मेशन होता है और इनका कंटिन्यूस सप्लाई होता है तो सिकलिंग होती है। अब सिकलिंग क्या होती है, सिकलिंग के कारण ये जो एक नॉर्मल चेन है, एक एबनॉर्मल चेन है, दोनों मिक्स हो गए, दोनों का फॉर्मेशन हो गया, दोनों का सप्लाई हुआ पूरे बॉडी में, तो जो वेन्स रहती है, आर्टरीज रहती है, उसमें ना जो हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसी के अंदर वो फ्रेजाइल हो जाता है, क्रिसेंट शेप हो जाता है, यानी सिकल सेल शेप्ड हो जाता है, और वो स्टिक और क्लम्प करना शुरू कर देता है आरबीसी के अंदर। ये हीमोग्लोबिन है, जनरली इसको आरबी के अंदर ऐसे नॉर्मली रहना चाहिए, पर उसकी सिकलिंग होने के कारण वो स्टिक करता है, क्लम्प करता है और डिफॉर्मिटी लाता है। और ये रिपीटेड सिकलिंग अगर हुई तो सेल मेम्ब्रेन की वीकनिंग होती है, प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे हम इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस बोलते हैं। इसके कारण एनीमिया होता है और एचबी का स्पिलेज होता है। अब एक कंडीशन हमारे पास आ गई कि सिकल सेल था, उसमें एबनॉर्मल चेन थी, एबनॉर्मल चेन से सिकलिंग हुई, सिकलिंग से एनीमिया हुआ। अब आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि एनीमिया हो गया तो उसके बाद बॉडी कैसे एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, और एनीमिया होने के बाद क्या क्या डिसऑर्डर्स, डिसीजेस, डिसफंक्शनैलिटी होती है। अब एनीमिया हो चुका है तो बॉडी का रिएक्शन क्या होगा, कोई भी एक्शन होता है तो उसका अपोजिट इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। तो बॉडी का रिएक्शन होता है बोन मैरो इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ रेटिकुलोसाइट, जिसे हम प्रीमैच्योर आरबीसी बोलते हैं। दूसरा, आउटसाइड बोन मैरो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी स्टार्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोएसिस। ये दो एक्शंस बॉडी के होते हैं जब एनीमिया का बॉडी में हो जाए। एक उसका प्रीमेच्योर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी करता है, दूसरा आउटसाइड दी बोन मैरो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी भी होता है। पर इस एक्शन का रिएक्शन क्या होता है वो अब हम देखेंगे। जैसे बोन मैरो इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ रेटिकुलोसाइट, जो प्रीमेच्योर आरबीसी अपन बोलते हैं, तो इससे न्यू बोन का फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन इसमें इंक्रीज होता है। आरबीसी का प्रोडक्शन होता है इंक्रीज, तो हीम उसकी दो अल्फा ग्लोबिन, दो बीटा ग्लोबिन चेन का भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। और ये जो बीटा ग्लोबिन चेन रहती है फ्रेश एंड फंक्शनल रहती है, नॉन म्यूटेशनल रहती है ये चेन। पर उसके कारण क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ मेडुलरी कैविटी ऑन स्कल। मेडुलरी कैविटी जो स्कल पे रहती है उसका एनलार्जमेंट होता है, जिसके कारण एनलार्ज चिक्स ऐसे बड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑफ स्कल। स्कल के ऊपर जब हम देखेंगे, ये अगर मान लीजिए स्कल है, ये इसका टॉप व्यू है, तो इसके ऊपर हेयर लाइक एंड ऐसे प्रोजेक्शंस दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑफ स्कल। दूसरा, इसका रिएक्शन ये रहता है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोएसिस हो जाए, यानी आउटसाइड बोन मैरो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी शुरू हो जाए, तो ये लिवर को अफेक्ट करता है और हेपेटोमेगाली होती है। अब सिकल सेल एनीमिया के कुछ क्लिनिकल फीचर्स हम देखने वाले हैं। पहला है वेसोअकल्शन, सेकंड है स्प्लीनिक सिक्वेंशन। इसके बाद और भी क्लिनिकल फीचर्स हम आगे देखेंगे। वेसोअकल्शन जो है वो मोस्टली हर सिकल सेल एनीमिक पेशेंट में देखा जाता है, और जो स्प्लेनिक सिक्वेंशन है ये एक फीएड कॉम्प्लिकेशन है जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में देखा जाता है। दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे वेसोअकल्शन में। जो सिकल सेल एनीमिया के जो आरबीसीज है वो जब कैपिलरीज में स्टक हो जाते हैं, तो अगर वो बच्चों में होते हैं तो डिक्टेलिटिस करके एक कंडीशन रहती है जिसमें बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स गेट इन्फ्लाम्ड, यानी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसको हम डिक्टेलिटिस बोलते हैं। और ये अगर वेसोअकल्शन यानी सिकल सेल आरबीसी अगर सेरिब्रल वेस्कुलेचर पे क्लॉट कर जाते हैं, अटक जाते हैं, तो ये स्ट्रोक जैसी कंडीशंस को भी अराइज कर सकते हैं। इसके बाद जो कंडीशन है वो है स्प्लीनिक सिक्वेंशन। ये एक फीएड कॉम्प्लिकेशन है जो कि इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में पाया जाता है। इसमें एक्यूट ड्रॉप ऑफ हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन लेवल्स का एक्यूट ड्रॉप देखा जाता है, प्लस स्प्लीनोमेगेली होती है। और स्प्लीनोमेगेली होने के कारण जो स्प्लीन रहता है वो सस्पेक्टेबल हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस और सल्मोनेला जैसे पैथोजेंस को।
उसके बाद इसके कारण स्प्लीनिक सिक्वेंशन में एक्यूट ड्रॉप ऑफ हीमोग्लोबिन और स्प्लीनोमेगाली होने के कारण सीवियर एनीमिया और सर्कुलेटरी कोलैप्स यानी डेथ, ये दो कंडीशंस देखी जाती है। ये जनरली आपको इन्फेंट्स में मिलेगी, ये आपको इन्फेंट्स प्लस एडल्ट्स में भी ये कंडीशन मिल सकती है। और क्लिनिकल कंडीशंस में आती है पेनफुल वेसो ओकल्सिव क्राइसिस, स्ट्रोक और अप्लास्टिक क्राइसिस, प्रिपेरिज्म। तो पेनफुल वेसो ओकल्सिव क्राइसिस में क्या होता है, स्मॉल वेसिकल्स जो है या वेसल्स जो है वो प्लग हो जाती है बोन में, यानी उनका कनेक्शन बोन में हो जाता है, जिसके कारण एक्यूट सीवियर बोन पेन होता है। ये एक कंडीशन हो गई। फिर स्ट्रोक, 10 to 15% ऑफ सिकल सेल इन्फेक्टेड इन्फेंट्स पेशेंट में स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। आइडेंटिफाइड बाय ट्रांसक्रेनियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ये टेस्ट तो होती है ट्रांसक्रेनियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इस नाम की जो टेस्ट होती है, इससे हम स्ट्रोक का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं सिकल सेल एनीमिया में आने वाले। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट रहता है हाइड्रोकार्बामाइड। उसके बाद अप्लास्टिक क्राइसिस, अप्लास्टिक एनीमिया की जैसे अप्लास्टिक क्राइसिस। प्रिपेरिज्म में क्या होता है, इरेक्टेड एंड पेनफुल पीनिस रहता है। ये सब थी उसकी कंडीशंस। सिकल सेल डिसीज इन प्रेगनेंसी, कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी वुमन को सिकल सेल डिसीज हो जाए या वो उसकी करियर है या अफेक्टेड है, तो उसको क्या क्या मेजरेटिव, प्रिवेंटिव और कलेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए टू एलिमिनेट द सिकल सेल और टू हैव द हेल्दी सन। तो उन स्टेप्स में आते हैं प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग, कि आप पहले प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग करें कि आपको कितने बेबीज होना, कितने ऑफस्प्रिंग्स होना, और वो उनकी जो है, अगर मदर करियर है तो हो सकता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में जो बेबी हो वो अफेक्टेड हो। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो फिर तो 100% श्योरली जो भी बेबीज होंगे या ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सब इन्फेक्टेड होंगे। तो प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग जरूरी है। फिर वैक्सीनेशन स्टेटस, मदर की या पूरी वैक्सीन हुई है कि नहीं, और जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराना। फिर उसके बाद पार्टनर की टेस्टिंग करना, जैसे कि हमने जेनेटिक क्रॉसओवर में देखे थे कि जो कॉम्बिनेशंस है अफेक्टेड फीमेल विद करियर मेल और अफेक्टेड फीमेल विद अफेक्टेड मेल, इन सबके जो ऑफस्प्रिंग्स के क्रॉसओवर है, जेनेटिक्स है, वो सबको हम इधर टेस्टिंग ऑफ पार्टनर के अंदर देखेंगे। फिर फॉलिक एसिड एट हाई डोज चलाना, ताकि जो उसकी जो फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी है उसको हम कंप्लीट कर सके। हाइड्रोक्सी कार्बाइड, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्सी कार्बामाइड ये हमने कहा यूज किए थे और इसका काम क्या है। अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, पर इधर मैं आपको फिर से बता दूं, ये स्ट्रोक के लिए यूज होता है इन सिकल सेल डिसीज। फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करना है, और फिर पल्मोनरी हाइपोटेंशन को बैलेंस करना है या एलिमिनेट करना है। फिर प्लेसेंटल फेलियर तो नहीं है उधर, वो हमें चेक करना है। और एस्पिरिन हम 75 mgs में BDS में चलाएंगे इसको। उसके बाद थ्रोम्बो प्रोफाइलेक्सिस आफ्टर डिलीवरी, जब बेबी की डिलीवरी हो जाए तो थ्रोम्बो प्रोफाइलेक्सिस की अपने को उसको एडमिनिस्टर करना है। और इन द लास्ट द ऑप्शन इज ट्रांसफ्यूजन। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस। अपन सिकल सेल डिसीज को डायग्नोस कैसे करेंगे, तो पहला होता है न्यूबॉर्न ब्लड स्पॉट स्क्रीन टेस्ट, एक ये है। दूसरा ब्लड स्मीयर बना के हम चेक करेंगे। थर्ड है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हम डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट यानी न्यूबॉर्न जो है, इन्फेंट जो है, उसको सिकल सेल डिसीज है कि नहीं है। उसके बाद अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, तो उसको हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है। इन सबको हम इम्प्रूव करेंगे O2 ऑफ फ्लूइड्स के साथ, और साथों साथ एंटीबायोटिक्स और ओपोइड्स देंगे। एंटीबायोटिक इसलिए ताकि कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन उधर ना हो, और ओपोइड्स इसलिए ताकि उसको जो पेन हो रहा है उस पेन से उसको रिलीफ मिले। आगे ट्रीटमेंट मॉडलिटी में हम देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहता है, पर ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहते हैं, जैसे फेरस ओवरलोड। फेरस जो रहता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है जनरली, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड का ओवरलोड हो जाए बॉडी में।
दूसरा रहता है कि एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। अब ब्लड के अंदर तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट ही रहते हैं, उसको तो हम सॉर्ट करके ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं नहीं। तो कैसा होगा, अगर एक बार हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किए तो उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज डेवलपमेंट होगी। बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से क्या होता है, एक टाइम ऐसा आ सकता है कि एंटीबॉडी ओवरलोड इतना हो जाए कि अब जो ट्रांसफ्यूज किया गया ब्लड है उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज एक्ट करना शुरू कर दे, उसको पैथोजेनिक सेल समझ के उसके ऊपर एक्ट कर दे, और वो ट्रांसफ्यूज ब्लड हमारे बॉडी में एक्ट होने के पहले, एक्यूमुलेट होने और यूज होने के पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए। ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। फिर वैक्सीनेशन में हम पेनिसिलिन और पॉलीसेकेराइड की वैक्सीन देते हैं। पेनिसिलिन की वैक्सीन सेप्सिस और मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करती है। इसके बाद इसका एक हेडिंग है हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया हम देते हैं, उसका यूज आगे हम देखेंगे। अब हम देखेंगे हाइड्रोक्सी यूरिया का यूज एज अ ट्रीटमेंट। हाइड्रोक्सी यूरिया जो है एक ड्रग है, ये गामा ग्लोबिन को इंक्रीज करता है, यानी इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ये बच्चों में यानी इन्फेंट्स में मेनली देखा जाता है। फीटल हीमोग्लोबिन को भी हम गामा ग्लोबिन बोलते हैं। इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होता है, जो कंस्टिट्यूशन अपन ने नॉर्मल हीमोग्लोबिन का रहता है, 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स, और जो डिफेक्टिव रहते हैं सिकल सेल डिसीज रहती है उसमें 2 अल्फा चेन 2 डिफेक्टेड म्यूटेटेड बीटा सेल्स रहते हैं। तो इसमें हाइड्रोक्सी यूरिया यूज करने से क्या होता है, अब कंस्टिट्यूशन हो जाता है 2 अल्फा चेन्स 2 गामा चेन्स, और ये कंस्टिट्यूशन होने के कारण ये सिकलिंग को प्रिवेंट करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी रहती है वो रहती है जीन एडिटिंग टूल्स और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो आज का हमारा सिकल सेल डिसीज एक टॉपिक एंड होता है यहाँ पे। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए केयर टेकर पीके के पेज को, और आगे हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर।